पाठ 8 ऋतुराज। परिचय सोचिए। ऋतुराज का जन्म सन 1940 में भरतपुर राजस्थान में हुआ। उन्होंने राजस्थान विश्वविद्यालय से MA अंग्रेजी की परीक्षा उत्तीर्ण की थी। तत्पश्चात यानी उसके पश्चात उन्होंने अध्यापन का कार्य आरंभ किया था। मुख्य रचनाएं। कवि ऋतुराज के अब तक 8 काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। तो उनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं कि पहला है कि एक मरण धर्मा और अन्य, पुल पर पानी, सूरत नीरत, लीला मूर्खारविंद आदि। पुरस्कार इन्होंने कब मिले थे कि कवि श्री ऋतुराज सोमदत्त परिमल सम्मान मीरा पुरस्कार मिला था, पहल सम्मान मिला था, बिहारी पुरस्कार मिला था, आदि आदि पुरस्कारों से भी सम्मानित हो चुके थे ये ऋतुराज कवि। काव्यगत विशेषताएं। ऋतुराज के काव्यों के अध्ययन से पता चलता है कि शोषितों, पीड़ितों व उपेक्षितों के कवि हैं। उन्होंने उन लोगों के जीवन पर लेखनी चलाई जिन्हें समाज ने गरीबों के लिए यानी कि हाशिए गरीबों के लिए गरीबों पर खड़ा किया था। तो यानी हाशिए जो उन्होंने समाज में काम किया था वो गरीबों के लिए खड़ा होकर के गरीबों के ऊपर आवाज उठाई थी। शोषितों यानी कि शोषित यानी कि शोषण, पीड़ित गरीबों पर आवाज उठाई थी। वे अपने काव्य में कल्पना की उपेक्षा यथार्थ को अपनाते हैं। तो यानी अपनी सच्चाई को ही अपनाया था उन्होंने। उनका मत है कि आज काव्य को कल्पना की उड़ान भरने की अपेक्षा सच्चाई के आधार पर बनाकर आगे बढ़ना चाहिए। कवि ने अत्यंत सहज रूप से अन्याय, दमन और शोषण रूढ़िग्रस्त संस्कारों का विरोध किया था। कहीं कहीं पर उनके विद्रोह की भावना तीखी होकर भी उभरी हुई थी। यानी उन्होंने जो भी कार्य किया उनकी प्रशंसा बहुत होती थी। कोई तीखे स्वर में भी बोल रहा था विद्रोह के ऊपर। उन्होंने परंपरा से हटकर, जो परंपराएं थी उनसे हटकर नए जीवन मूल्यों की स्थापना करने का प्रयास किया था, कोशिश की थी। उनकी कविता में कल्पना नहीं बल्कि सच्चाई के दर्शन होते हैं। जैसे माँ ने कहा पानी में झांककर अपने चेहरे पर रीझना। ये उनकी कविता की सच्चाई है, जो सच्चाई के दर्शन होते हैं। तो जीवन शैली है कि ऋतुराज भाषा के मर्म को समझते हैं। ऋतुराज भाषा के मर्म को समझते हैं, इसलिए उन्होंने जीवन की सच्चाई के धरातल पर विचित्र होने के लिए सरल, सहज और व्यवहारिक भाषा को माध्यम बनाया। उनकी भाषा लोक जीवन से जुड़ी हुई है। उनकी काव्य भाषा में तद शब्द यानी कि तद्भव शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब कविता में चलते हैं। ऋतुराज की कविता है कन्यादान। ये उन्होंने सच्चाई का एक प्रतीक दिखाया था। अपने जो कविता में माँ बेटी को समझाती है, तो क्या समझाती है कि जब विदाई होती है बेटे की तब उसको कुछ समझ नहीं है, तो माँ कुछ समझाते हुए क्या समझाती है हम उस कविता में देखेंगे।
कितना प्रामाणिक था उसका दुख लड़की को दान में देते वक्त। यानी माँ के जीवन में जो दुख देखे थे उस लड़की को वो समझाने की कोशिश कर रही थी। तो प्रामाणिक, वास्तविक, सच्चा, सियानी, समझदार, जो आगे आएगा। कवि कहता है कि माँ ने अपने जीवन में जिन दुखों को सहन किया हो, जो दुख सहन किया था, उन्हें अपनी बेटी को कन्यादान के समय बताना और समझाना अति आवश्यक था, बहुत जरूरी था, ताकि यह मेरे जैसे दुख ना भोगना पड़े। इसे अपनी बेटी को समझाती है। तो कितना प्रामाणिक था, कितना सच था, उसका दुख जिस लड़की को दान देते वक्त बताती है। जैसे वही अपनी उसकी अंतिम पूंजी हो। लड़की अभी सियानी नहीं थी, तो सियानी, समझदार। तो जैसे वही उसकी अंतिम पूंजी हो, तो उसकी माँ बेटी की एक अंतिम पूंजी होती है, सभी बातों को शेयर करती है। माँ बेटी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, बहुत ही मजबूत होता है, बहुत ही अच्छा होता है। तो माँ बेटी आपस में एक दोस्त की तरह रहती हैं। माँ के लिए बेटी ही तो कवि कहता है कि माँ के लिए बेटी ही अंतिम संपत्ति थी। जीवन के सब दुख सुख अपनी बेटी के साथ बांटती थी। भले ही वह बेटी का विवाह कर रही थी, परंतु उसकी नजर में बेटी अब भी समझदार नहीं हुई थी। तो सियानी नहीं हुई थी, अब भी बेटी समझदार नहीं हुई थी, सियानी नहीं हुई थी। तो माँ की नजरों में तो बेटी सियानी, कभी बेटा बेटी सियानी नहीं होते, इसीलिए अपनी बेटी को समझा रही होती है। अभी इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास तो होता था, लेकिन दुख बांचना नहीं आता था। तो इतनी भोली थी कि उसे सब जानकारी तो थी, पर दुख बांचना नहीं आता था, किसी के अंदर झांकना नहीं आता था। तो कवि कहता है कि वह उस बेटी के पास सांसारिक जीवन के अनुभव नहीं थे, यानी उसे कुछ समझ नहीं थी। वह अत्यंत सरल और भोले स्वभाव की थी। तो भोली सरल थी, भोले स्वभाव की थी। वह दुखों की उपस्थिति को अनुभव तो करती थी, किंतु उसे उन्हें पढ़ना नहीं आता था, यानी कुछ समझ में नहीं आ रहा था, दुख से बचना नहीं आ रहा था, सब दुख बांचना नहीं आता था, सब दुख बांचना नहीं आता था, यानी पढ़ना नहीं आ रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। तो धुंधले यानी अस्पष्ट, प्रकाश की, धुंधले अस्पष्ट यानी कि कुछ धुंधला सा दिखाई देता हो, धुंधला सा जो अपने मन में हो, उसे हम देख नहीं पा रहे हो, हमें शुद्धि तो है पर हम उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि भोले से भोला सा स्वभाव होता है। लयबद्ध, लय में बंधी हुई, आगे अर्थ है। तो कवि कहता है कि उसे ऐसा लगता था कि उसे धुंधले प्रकाश में जीवन रूपी कविता की कुछ तुकों और लयबद्ध पंक्तियों को पढ़ना ही आता था, लेकिन उसके अर्थ समझ में नहीं आते थे। तो कवि का कहने का भाव यह है कि कन्या भले ही विवाह के योग्य हो गई हो, लेकिन उसे दुनियादारी की समझ नहीं थी। दुनियादारी की, दुनिया जो ऊंच नीच का या व्यवहार का कुछ पता नहीं था, अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आते थे। इसलिए माँ के द्वारा बेटी को समझाना उचित ही नहीं बल्कि जरूरी भी था। जो ऊंच नीच दुनिया में एक मिनट में स्वभाव बदल जाते हैं लोग, उनके बारे में बताना बहुत जरूरी था, क्योंकि माँ को यह सब सहन कर चुकी थी और जो पहले देख चुकी थी। तो माँ उसे समझाते हुए कहती है, माँ ने कहा,
पानी में झांककर अपने चेहरे पर मत रीझना, यानी झांककर अंदर देखना या झांकना, रीझना यानी कि प्रसन्न होना। तो पानी में झांककर यानी पानी के अंदर मत देखना, चेहरे पर मत रीझना यानी कि प्रसन्न मत होना अपने आप पर। तो कवि कहता है कि माँ समझाती है कि तुम अपने चेहरे को पानी में देखकर अपनी सुंदरता पर प्रसन्न मत होना। कभी कभी सुंदरता पर, जेवरात पर प्रसन्न हो जाते हैं, बंधन में बंध जाती है। तो कवि का कहने का भाव है कि कभी कभी उनकी सुंदरता ही जेवर और आभूषण उनके लिए बंधन बन जाती है। दहेज के कारण लोग लड़कियों को जला देते हैं, यानी कि जो पानी में जाकर, यानी जो अपने अंदर सुंदरता को देखकर प्रसन्न होती है, वे लड़कियां उनके भोलेपन का और उनके अच्छेपन का और सुंदरता पर होती हैं, तो उन्हें जेवर या आभूषण देकर ललचाया जाता है, उनका फायदा उठाया जाता है। इसीलिए मां समझाती है, आग रोटियों सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो रोटियां सेकना यानी रोटियां पकाना। तो माँ ने क्यों कहा कि आग रोटियां पकाने के लिए है? क्यों कहा? क्योंकि लोग जला देते थे। इसी कवि कहता है कि इसी भय के कारण माँ बेटी को समझाती है कि आग रोटी पकाने के लिए होती है, स्वयं जलने के लिए नहीं होती। किसी भी ऐसी घटना से सचेत रहना। देखा गया है कि लड़कियां ससुराल वालों के जुल्म सहती रहती हैं और बोलती नहीं हैं। यदि समय रहते विरोध किया जाए, ऐसी घटना से बचा जा सकता है। अक्सर नारी की कोमल और स्वभाव ही उसकी कमजोरी माना जाता है। अब तो ये नहीं है, पहले बहुत होता था। तो माँ समझाती है बेटी को कि आग रोटी पकाने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। तो क्यों? क्योंकि जो लोग उन्हें ससुराल में जला देते हैं, उसी तरह ही माता समझाती है उसे। और आगे, वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ ने कहा लड़की होना, पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। तो माँ क्यों कहती है कि लड़की दिखना, लड़की जैसी दिखाई मत देना, यानी कि भोले स्वभाव में मत रहना। बोलना जरूरी है, बोलना और स्वभाव अच्छे से रखना, पर स्वभाव इतना भी अच्छा मत रखना जो लोग ही फायदा उठा लें। आगे, आभूषण गहने, भरम धोखा, बंधन बंध जाना। तो माँ समझाती है कि नारी को अच्छे वस्त्र और आभूषण, यानी कि अच्छे वस्त्रों और आभूषणों में स्मित किया जाता है, ललचाया जाता है उसे। नारी के लिए नए नए आदर्शों की बढ़ाई भी की जाती है। जो भी कोई बढ़ाई करते हैं वो लड़की जैसे कि भाई पिघल जाती है, बच्ची होती है वो पिघल जाती है, उसे पता नहीं होता क्या दुनियादारी क्या कुछ करा रही है, तो उसे क्या करना है क्या नहीं करना आदि ऐसी बातें या आदर्श उनके बंधन बन जाते हैं। जो हम आदर्श देते हैं, जो हम कुछ शिक्षा देते हैं, वे आदर्श बन जाते हैं, यानी कि वस्त्र और आभूषणों में सीमित किया जाता है और उनकी बढ़ाई की जाती है, तो वे बंधन में बंध जाती है। इसलिए उसकी माँ कहती है कि लड़कियों की तरह ही रहना, परंतु लड़कियों की तरह दिखाई मत देना। कहने का भाव यह है कि हर बात को सिर झुकाकर स्वीकार करना, किसी बात का विरोध न करना आदि। यानी कवि का कहना है कि लड़कियों के गुणों से ऊपर उठकर अपनी बात को दृढ़ता से औरों के सामने रखना, जिससे स्त्री को अबला समझकर उस पर अत्याचार करने की हिम्मत न करें।
तो यानी लड़की तो देखना, बहुत अच्छे से स्वभाव करना, बहुत अच्छे से रहना, बहुत अच्छा स्वभाव करना, बहुत अच्छे से सास ससुर के साथ पेश आना। और जब भी आपको लगे गलत हो रहा है तो आप लड़की सी मत देखना, तब आप हिम्मत करके अपना फायदा मत उठाने देना, तब आप हिम्मत करके औरों के सामने बताना, ताकि नारी को अबला समझकर उस पर अत्याचार करने की कोई हिम्मत ना करे। पाठ 8 कन्यादान के प्रश्न उत्तर। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना? तो लड़की होने का मतलब है कि उसमें कोमलता, सुंदरता, सहनशीलता, मन, ममता आदि गुण होते हैं, स्वाभाविक गुण जो यही होते हैं लड़की में। तो उनके इन्हीं गुणों के कारण परिवार बनते हैं, समाज का विकास होता है। तो माँ के कथन के अनुसार इन गुणों का होना जरूरी है, बहुत जरूरी होता है। तो माँ का कहना है कि लड़की जैसी दिखाई मत देना, क्योंकि तात्पर्य यह है कि सामाजिक स्थितियों अथवा अन्याय और शोषण का विरोध करने का साहस होना जरूरी है। उसे डरपोक नहीं होना चाहिए, यानी किसी से डरना नहीं चाहिए, अपनी आवाज उठानी चाहिए। तो लड़की हो, कोमल, सुंदरता, सहनशीलता, ममता जो भी है, कुछ भी हो, किसी के साथ सबसे अच्छा रहो, किसी के साथ गलत मत करो। लड़की तो हो पर लड़की जैसी मत हो, क्योंकि किसी का विरोध यानी कि किसी की अन्याय सहन मत करो, डरपोक मत बनो। प्रश्न 2, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं है। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री का किस स्थिति की ओर से संकेत किया गया है? तो कवि क्या कहता है कि कवि ने समाज में विवाहित नारी की दशा की ओर संकेत किया है। समाज में जो लड़कियां दहेज नहीं लाती, जो भी है वह लड़कियां दहेज नहीं लाती, तो आज हमारे समाज में दहेज प्रथा और सामाजिक बंधनों की आग बहुओं को बहुत तेजी से निगल जाती है, आग निगल जाती है। पहले दहेज के लिए तंग करते थे, फिर आग में धकेल देते थे। तो कवि ने नारी जीवन की इसी सच्चाई की ओर संकेत किया है। प्रश्न 2 का ख, माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? तो क्यों जरूरी समझा कि माँ ने बेटी को सचेत इसलिए करना समझा क्योंकि वह भी अनेक अन्य बहुओं की तरह आग में अपना जीवन न खो दे। उसे किसी अवस्था में कमजोर नहीं बनना चाहिए, यानी मैं बेटी से कभी हाथ न धो बैठूं या मेरी बेटी मर न जाए, आगे मैंने दुख भोगे हैं वैसा दुख न भोगना पड़े। तो उसी तरह ही सचेत करती है कि अन्य बहुओं की तरह आग में अपना जीवन न खो दे और उसी अवस्था में कमजोर नहीं बनना चाहिए। किसी को कमजोरी का फायदा लोग उठा लेते हैं। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। तो लड़की का धुंधले प्रकाश के छवि क्या समझ में आ रही है, ये प्रश्न में देखेंगे, उत्तर में देखेंगे। तो लड़कियां सरल स्वभाव की होती हैं। कवि का कहना है कि लड़कियां सरल स्वभाव की होती हैं, वे छल कपट जैसे व्यवहार को नहीं जानती। अर्थात कन्या भले ही विवाह के योग्य हो जाती है, लेकिन उसे दुनियादारी की छल कपट या ऊंच नीच व्यवहार को नहीं समझती, दुनियादारी समझ में नहीं आती।
इसलिए सचेत रहना ही ठीक है। लड़कियां बहुत सियानी हो जाती हैं, कुछ भी कर देती हैं कि हम जैसा समझदार कोई भी नहीं है, पर ससुराल में सारे अनसमझ होते हैं, जाकर के सभी अनसमझ हो जाती हैं और उसे दुनियादारी की कुछ समझ नहीं आती। इसीलिए माँ समझाने का प्रयास करती है। माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही थी? तो माँ को क्यों लग रही थी? तो माँ को अपनी बेटी सच्ची सहेली की तरह लगती है। जो भी माँ बेटी कोई भी हो, माँ बेटी का रिश्ता जो भी होता है, माँ बेटी का रिश्ता एक पवित्र बंधन की तरह ही होता है, क्योंकि माँ जन्म जो देती है उसको। बेटी सच्ची सहेली की तरह होती है। जब सियानी हो जाती है बेटी तो सच्ची सहेली की तरह हो जाती है। माँ बेटी को सभी दुख सुख, सभी घर की बातें, मन की बातें माँ बेटी के साथ शेयर करने लग जाती है। हर बात, मन की बात बताने लग जाती है। सच्ची सहेली सी लगने लग जाती है, क्योंकि बेटी हर सुख दुख की साथी होती है। इसलिए माँ बेटी की एकमात्र पूंजी होती है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी? तो क्या क्या सीख दी? माँ ने बेटी को समझाया, सिखाया कि उसे कभी अपनी सुंदरता और प्रशंसा पर नहीं प्रसन्न होना चाहिए। कोई बड़ाई करे तो प्रसन्न मत हो, क्योंकि वह उसकी कमजोरी बन जाएगी, दूसरे लाभ उठा लेंगे। माँ ने कहा कि वस्त्रों और आभूषणों के बदले में अपनी स्वतंत्रता का गला मत घोटना। यानी कि अपनी स्वतंत्रता, अपनी आजादी वस्त्रों और आभूषणों के बल में जो भी हो, उसके स्वतंत्रता का गला नहीं घोटना। कभी भी अपनी सरलता और भोलेपन को इस तरह प्रकट नहीं करना, यानी कि कोई सरलता और भोलेपन का फायदा ना उठा ले जिससे लोग उसको गलत ढंग से लाभ उठाएं। इतने भी सरल मत बनना ताकि लोग फायदा उठा लें। माँ की तो ममता होती है, समझाने का प्रयास करती है, तभी माँ की आत्मा उस बेटी के लिए दुखी होती है। रचना और अभिव्यक्ति, प्रश्न 6, रचना और अभिव्यक्ति। आपकी दृष्टि में कन्या के साथ दान की बात क्या करना उचित है? दान जो देते हैं तो बात करना उचित है। तो कन्या के साथ दान शब्द का प्रयोग अनुचित प्रतीत होता है, अनुचित है। ऐसा लगता है कि कन्या कोई वस्तु हो, तो दान में दी हुई चीज तो कोई वस्तु ही होती है। दान में दी हुई तो कन्या कोई वस्तु हो और उसे दान में दिया जा रहा हो, मानो कन्या बेजान हो, उसकी अपनी कोई इच्छा भी न हो। जैसे किसी वस्तु को दान देने के बाद दान करने वाले से उसका कोई संबंध नहीं रहता, तो कन्यादान करने के बाद मानो माता पिता का कन्या के साथ कोई संबंध नहीं रह गया हो, वह पराई हो गई हो। इस दृष्टि से दान शब्द उचित नहीं है। दान शब्द दूसरा पक्ष भी है। किसी वस्तु को दान देने वाला व्यक्ति किसी सुपात्र को वस्तु का दान करके, कोई अच्छे आदमी को दान करके अपने आप को धन्य समझने लगता है। ठीक उसी प्रकार किसी सुयोग्य व्यक्ति के साथ विवाह के समय माता पिता अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। अच्छे आदमी के साथ, व्यक्ति के साथ जब कन्यादान माता पिता करते हैं तो उसको भी वे माता पिता भी धन्य समझे जाते हैं, धन्य समझते हैं। माँ बाप जो बेटी का कन्यादान करते हैं अपने आप को सौभाग्यशाली कहते हैं, हमने बेटी का कन्यादान कर दिया है। तो कोई भी वस्तु अच्छे जगह पर, अच्छी चीजों पर हाथ लग जाए कोई भी, तो हम अपने आप को अच्छा मानते हैं। इसी तरह हम भी अपनी बेटी को अच्छे जो व्यक्ति के हाथों में सौंप देते हैं अपनी बेटी की जिंदगी, तो हम अपने आप को कन्यादान का बहुत
अच्छे से धन्य समझते हैं माँ बाप को। और जब गैरों के हाथ लग जाती है बेटियां, तो बेटियां भी दुखी होती हैं और माँ बाप भी दुखी होते हैं। तो बेटियों की कदर करना हमारा ही कर्तव्य है। कि जिंदगी संवारती हैं, ये बेटी ही अच्छा घर बार बसाती हैं, ये बेटी ही होती हैं जो संसार चलाती हैं, और ये बेटी ही होती हैं इनके दमों पर एक इंसान, बेटी जो जन्म देकर एक इंसान को बरोबर खड़ा करके देश को चलाना सिखाती है। बेटी की इज्जत करो। धन्यवाद। ये कन्यादान का और ये बेटी माँ बेटी की बातें आ गई। 8वां प्रश्न के प्रश्न उत्तर यही थे बस।